Hello and welcome to the channel. So this is the 10th video in the series of fundamental analysis for beginners. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसको देखना स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपको किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करना आ जाएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस किए गए हैं। ये 10th वीडियो है, इससे पहले 9 वीडियोस इस सीरीज़ में डल चुकी है। तो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस का पार्ट 2 है ये। इससे पिछली जो वीडियो थी वो पार्ट 1 था। इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ लेवरेज रेशियोज़ को। पिछली वीडियो में हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को समझा था, डू पॉइंट एनालिसिस को समझा था और यूज़ ऑफ लेवरेज का हमने समझा था कि भाई ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है और डेट को यूज़ करना एफिशिएंटली कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो वेल मैनेज कंपनीज हैं वो सीख करती हैं डेट इन ऑर्डर टू जनरेट हाई रिटर्न्स एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब जो अच्छे से मैनेज होती है कंपनीज वो डेट रेज करती है ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब अगर 4% पे उन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा उठाया है तो वो एटलीस्ट 6% या 4% से ज़्यादा का ही रिटर्न उस पैसे से बनाएंगे। तो जुडिशियस यूज़ होना काफ़ी ज़रूरी है डेट का। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले लेती है तो जो उसका इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड किससे शेयर खाता है? वो जो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है वो खा जाता है। और बहुत थिन लाइन है एक, अच्छे डेट में और बुरे डेट में। उस लाइन को हम समझेंगे और कुछ लेवरेज रेशियोज से इस डेट को समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 लेवरेज रेशियोज है जिनको हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवरेज रेशियो है। डेट टू एसेट रेशियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो इज़ ऑल्सो अनदर लेवरेज रेशियो। अभी तक हम जितने भी एग्जांपल्स में बात कर रहे थे तो हमारा राजा बैटरीज का ले रहे थे, बट उसमें इतना ज़्यादा डेट नहीं है। तो ये लेवरेज रेशियो समझने के लिए हम बात करेंगे जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड की, JISL। इस कंपनी की बैलेंस शीट को उठाएंगे, P&L स्टेटमेंट को उठाएंगे और उसमें से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो लेवरेज रेशियो है उसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इसको दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, डेट सर्विस रेशियो या फिर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये बताता है कि कंपनी की अर्निंग्स के मुकाबले कितना इंटरेस्ट बर्डन है कंपनी के ऊपर। मतलब जितनी कंपनी अर्निंग कर रही है उसके एवज में कितना वो इंटरेस्ट पे कर रही है। और इससे हमें ये पता लगता है कि कितनी इजीली कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर पा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन 100 रुपये का है और उसकी जो इनकम है वो 400 रुपये की है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि भाई देनदारी जो कंपनी की है वो 100 रुपये की है और जो कमाई वो कर रही है वो 400 रुपये की कर रही है। तो 300 रुपये का उसके पास फिर भी सरप्लस बचेगा। तो ईजीली ये अपना इंटरेस्ट को कवर कर सकती है। बट अगर एक लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा तो उसका मतलब ये है कि डेट बर्डन ज़्यादा है और पॉसिबिलिटी ऑफ बैंकरप्सी और डिफ़ॉल्ट की भी ज़्यादा है। तो जहाँ पर जिस कंपनी में डेट कवरेज रेशियो कम हो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए और रीज़न समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो उसका क्या कारण है। फॉर्मूला समझते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को निकालने के लिए हमें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में से डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन को माइनस करना पड़ेगा। अब हम एक स्नैपशॉट देखेंगे JSIL का P&L स्टेटमेंट का और वहाँ से कुछ नंबर्स उठाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता है कि भाई EBITDA जो होता है, EBITDA इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंस कॉस्ट को उसमें से एक्सक्लूड कर लेंगे, डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन को भी एक्सक्लूड कर लेंगे टोटल एक्सपेंसेस में से। टोटल एक्सपेंसेस जो हैं JSIL के वो ₹5730 हैं। तो EBITDA आप कैलकुलेट करने पे आएंगे तो 5828 माइनस 5058, EBITDA जो आया है वो 769 करोड़ का आया है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन जितनी यहाँ पर हमने लगा रखी होगी, ये जो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है ये हम माइनस कर देंगे।
और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमारा निकल के आया है 565 करोड़ रुपीज़। तो फाइनेंस कॉस्ट हमें पता है कि फाइनेंस कॉस्ट इज़ 467 करोड़। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ 1.2x। 1.2x को हम किस तरीके से बोलेंगे, 1.2 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रुपया जो इंटरेस्ट पेमेंट जैन इरिगेशन लिमिटेड कर रहा है उसके मुकाबले वो अर्निंग कितनी कर रहा है। 1 रुपये का अगर इंटरेस्ट पेमेंट है तो वो 1.2 रुपीज़ कमा रहा है। अब नेक्स्ट लेवरेज रेशियो को समझेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये काफ़ी सिंपल है और इसके दोनों जो वेरिएबल्स है जिसकी मदद से ये निकलता है वो आपको मिलेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। तो टोटल डेट देखेंगे, इस रेशियो से आपको ये पता लगता है कि भाई टोटल डेट कैपिटल कितनी है कंपनी की और टोटल इक्विटी कैपिटल कितनी है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 1 तो उसका मतलब ये है कि इक्वल अमाउंट ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल है कंपनी के अंदर। हायर द डेट टू इक्विटी मोर द लेवरेज एंड मोर द इन्वेस्टर नीड्स टू बी केयरफुल। मतलब अगर डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 1 और मोर देन 1 तो यहाँ पर इन्वेस्टर को थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डेट है तो इसका मतलब ये है कि कल को कंपनी के अंदर डिफ़ॉल्ट के भी रिस्क ज़्यादा रहेंगे। डेट टू इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी सिंपल है, टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। तो यहाँ पर हम टोटल डेट जब लेंगे तो शॉर्ट टर्म डेट भी लेंगे इसके अंदर और लॉन्ग टर्म डेट भी लेंगे। जैन सिस्टम की बैलेंस शीट है, इसके अंदर से हम टोटल डेट निकालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों को ऐड करेंगे। 3686 करोड़ का टोटल डेट निकल के आता है। टोटल इक्विटी जो कंपनी की है वो 2175 करोड़ की है। अब डेट टू इक्विटी अगर हम निकालेंगे तो 1.69 का आ रहा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई इसने डेट उठा रखा है और जो टोटल इक्विटी है उसके मुकाबले डेट इज़ ग्रेटर। ये नंबर जो 1.6 का हमें नज़र आ रहा है, एक हेल्दी कंपनी है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर डेट टू इक्विटी शुड बी 0.5 या फिर इससे भी कम। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम कम चल जाएगा डेट टू इक्विटी, वो एक हेल्दी कंपनी मानी जाती है। बट इतना ज़्यादा अगर डेट है किसी कंपनी के ऊपर तो उसको हेल्दी नहीं माना जाएगा। डेट टू एसेट रेशियो को समझेंगे, ये बताता है कि एसेट फाइनेंसिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का। हाउ मच ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड टू डेट कैपिटल, मतलब कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं उसमें से उधार लेके कितने एसेट्स कंपनी ने बाय कर रखे हैं। तो यहाँ पर टोटल डेट हमें दिख रहा है 3686 करोड़ और टोटल एसेट्स हमारे पास दिख रहे हैं 8204 करोड़। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई डेट टू एसेट रेशियो जो कंपनी का निकल के आया है वो 45% का है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो 45% एसेट्स हैं वो लोन्स पे हैं और डेट से फाइनेंस किए गए हैं। बाकी जो 55% एसेट्स हैं वो ओनर्स के थ्रू फाइनेंस किए गए हैं। अब फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो को समझेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो को हम पिछले चैप्टर में यानी कि पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी थी। ये हमें एक इंडिकेशन देता है, बताता है कि भाई कितने एक्सटेंट तक एसेट्स को सपोर्ट किया गया है बाय इक्विटी। तो यहाँ पर टोटल एवरेज टोटल एसेट्स को देखेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। तो जैन सिस्टम इरिगेशन के बैलेंस शीट से हमें ये पता लगता है कि जो एवरेज टोटल एसेट्स हैं वो 8000 करोड़ के हैं और एवरेज टोटल इक्विटी है 2100 करोड़ की। तो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो या फिर लेवरेज रेशियो सिंपली इज 3.68। इसका मतलब ये है कि जैन इरिगेशन सिस्टम्स में 3.68 यूनिट्स ऑफ एसेट्स फॉर एवरी यूनिट ऑफ इक्विटी। इसका मतलब ये है कि हायर द नंबर हायर द कंपनीज लेवरेज एंड मोर केयरफुल द इन्वेस्टर शुड बी। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके की जो कंपनीज हैं जहां पर आपको लेवरेज रेशियो भी हायर साइड पे दिख रहा है, डेट टू इक्विटी भी हायर साइड पे दिख रहा है और डेट टू एसेट रेशियो भी हायर साइड पे दिख रहा है, ये कंपनीज नेगेटिव रहती हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए। अब समझेंगे ऑपरेटिंग रेशियोज़ को।
ऑपरेटिंग रेशियोज़ को आप एक्टिविटी रेशियोज़ भी बोल सकते हो, मैनेजमेंट रेशियोज़ भी बोल सकते हो, क्योंकि इससे हम पता लगाते हैं कि जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है वो कितनी अच्छी है, और ये रिवील करती है कि कितनी एफिशिएंटली एसेट्स जो हैं कंपनी के वो यूटिलाइज हो रहे हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉफिट्स। इसके बारे में समझते हैं। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग रेशियोज़ हैं, उनको जान लेते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेज सेल आउटस्टैंडिंग। इन सारी रेशियो से हम मैनेजमेंट की और कंपनी की एफिशिएंसी को समझ सकते हैं। तो अब जो ये अबव रेशियोज़ हैं, ये डाटा कहाँ से उठाती हैं? पीएनएल स्टेटमेंट से भी आपका कुछ डेटा उठाया जाएगा और बैलेंस शीट से भी कुछ डेटा उठाया जाएगा। इन सारे रेशियोज़ को समझने के लिए हम हमारा राजा बैटरीज लिमिटेड का एग्जांपल लेंगे, और इन रेशियोज़ का जो एक्चुअल आपको रिजल्ट निकलेगा वो कैसे पता लगेगा? सिंगल कंपनी को अगर आप स्टडी करते रहोगे तो इन इन रेशियोज़ का आप बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकाल पाओगे। इनका अगर आपको लॉजिकल एक रिजल्ट निकालना है तो कंपेयर करना पड़ेगा इन रेशियोज़ को कंपनी के कंपेटिटर्स से, पीयर्स से, जो उस सेक्टर के अंदर और कंपनीज़ हैं उनसे कंपेयर करना पड़ेगा, और ओवर द ईयर्स करना पड़ेगा। सिंपल एक साल का कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 से 5 सालों का। कंपनी के जो पीयर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट्स और उनके ये रेशियोज़ और अपनी जो टारगेट कंपनी है उसके रेशियोज़ को कंपेयर करना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि रेवेन्यू जनरेशन इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट किस तरीके की है। मतलब हायर द रेशियो मीन्स कंपनी इज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर हमें ये बताता है कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जा रही है उस इन्वेस्टमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स। तो हमारा राजा बैटरीज का अगर हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे तो 34-36 करोड़ का है, और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो अगर हमें निकालना है तो जो इसके टोटल एवरेज एसेट्स हैं ऑफ 61 करोड़ रुपीज़, तो इससे निकल के आता है 5.59। जब भी हम ये रेशियो एवेल्युएट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कंपनी कौन सी स्टेज में है, क्योंकि हर कंपनी के लिए सेम नहीं रहेगा। हर कंपनी फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर रही हो वो ज़रूरी नहीं है, बट अगर कोई ग्रोइंग कंपनी है वो फिक्स्ड एसेट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, और फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर सकती है। जैसे कि आपने हमारा राजा बैटरीज में भी देखा कि 2013 में जो फिक्स्ड एसेट थे वो 461 करोड़ रुपए के थे, और 2014 में जो फिक्स्ड एसेट थे वो 767 करोड़ रुपीज़ के थे। तो ये जो रेशियो है वो यूटिलाइज करी जाती है ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ होती है। उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को समझते हैं। इस रेशियो से हम ये समझ सकते हैं कि जो कैपिटल एक कंपनी रिक्वायर करती है इन ऑर्डर टू रन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस, जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं किसी भी कंपनी के, उस खर्चे को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। कुछ टाइप के एसेट्स होते हैं इसके अंदर, इन्वेंट्रीज होती है, रिसीवेबल्स होते हैं। अगर आप रियलाइज़ करोगे तो ये सारे जो एसेट्स हैं ये करंट एसेट्स हैं, और एक वेल मैनेज्ड कंपनी है वो करंट एसेट्स को अपनों को मैनेज करती है, फाइनेंस करती है थ्रू करंट लाइबिलिटीज़। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या निकल के आएगा? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अगर वर्किंग कैपिटल का जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है वर्किंग कैपिटल सरप्लस में है, और ईजिली मैनेज हो रहे हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस है कंपनी के। अगर ये नंबर वर्किंग कैपिटल नंबर जो है ये नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब ये है जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है वो एक डेफिसिट में है, और डे टू डे फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही है। तो कंसेप्ट क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का? ये काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसकी इसी का पार्ट है, कैश मैनेजमेंट भी इसी का पार्ट है, डेटर्स मैनेजमेंट भी इसी का पार्ट है। तो जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं वो स्ट्राइव करते हैं
टू मैनेज द कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एफिशिएंटली। तो इस टॉपिक के अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब सिंपल ये है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है फॉर एवरी यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसको समझते हैं। सपोज जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो 4 का है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी 4 रुपीज़ जनरेट कर रही है फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हायर द नंबर द बेटर इट इज़। अगर ये नंबर 10 का है तो उसका मतलब सिंपल ये हो जाएगा कि हर 1 रुपये की जो वर्किंग कैपिटल कंपनी के अंदर डाली जा रही है उसके बदले में वो 10 रुपये कमा रही है। तो ये जितना ज़्यादा होगा नंबर उतना बढ़िया रहेगा। तो फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकालने के लिए सिंपली आपको रेवेन्यू अपॉन में एवरेज वर्किंग कैपिटल डालनी है। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर आपको ये नंबर मिलेगा और यहाँ से जो एवरेज वर्किंग कैपिटल है 2 फाइनेंशियल ईयर्स की, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2013 की 680 करोड़ थी हमारा राजा बैटरीज की, 2014 की 664 करोड़ थी, तो एवरेज वर्किंग कैपिटल निकल के आई 672 करोड़ रुपीज़। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 37 करोड़। तो वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल, तो 5.11 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है फॉर एवरी 1 रुपीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज जनरेटिंग अराउंड ₹5। मतलब 1 रुपये का अगर हम वर्किंग कैपिटल डाल रहे हैं कंपनी के अंदर तो वो उसके बदले में 5 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो हायर द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर द बेटर इट इज़ फॉर द कंपनी। एसेट टर्नओवर रेशियो को समझेंगे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशियो है ये, और इससे हमें ये पता लगता है कि जो कंपनी की कैपेबिलिटी है टू जनरेट रेवेन्यूज विद द गिवन अमाउंट ऑफ एसेट्स, कि फिक्स अमाउंट ऑफ एसेट्स है और कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है कि वो उन एसेट्स को यूज़ करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेवेन्यू अपॉन में एवरेज टोटल एसेट्स। तो एवरेज टोटल एसेट्स ऑफ हमारा राजा बैटरीज आर 1954 करोड़। ये एवरेज कैसे निकाला हमने, 2013 का नंबर लिया, 2014 का नंबर लिया और उसको डिवाइड कर दिया 1954 करोड़ रुपीज़। एवरेज टोटल एसेट्स आया। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो था वो 37 करोड़ रुपीज़ का था। तो 1.7 टाइम्स का एसेट टर्नओवर रेशियो है जो कि काफ़ी हेल्दी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को समझेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिंपल मतलब ये है, को एक एग्जांपल से समझेंगे। से फॉर एग्जांपल एक बेकरी है जो ब्रेड सेल करती है। ये बेकरी काफ़ी पॉपुलर है। एक दिन के अंदर 200 पाउंड्स ब्रेड ये बेच सकते हैं इजीली। तो 200 पाउंड्स की इन्वेंट्री ये लोग मेंटेन करेंगे एवरी डे। सो इन दिस केस रेट ऑफ रीप्लेनिशिंग द इन्वेंट्री, मतलब उस इन्वेंट्री को दोबारा पूरा करने का जो रेट है वो काफ़ी हाई है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ ऑल्सो क्वाइट हाई। बट ये हर बिजनेस के लिए सेम नहीं रहेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ब्रेड की जगह अब हम एक कार मैन्युफैक्चरर को समझते हैं, और कार ब्रेड के जितना इजी नहीं होता है बेचना। तो हम ये समझते हैं कि प्रीमियम कार्स बनाते हैं और लग्जरी सेगमेंट की कार्स बनाते हैं और ऑन ऑर्डर पे ही ये कार्स बनाते हैं। तो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है जो 50 गाड़ियाँ बनाता है, और ये 50 गाड़ियाँ बेचने के लिए उसको कम से कम 3 महीना रुकना पड़ जाता है। और 3 महीने के बाद वो अपनी इन्वेंट्री को दोबारा से रीफिल करता है। तो इसका मतलब ये है कि साल में 4 बार उसका इन्वेंट्री टर्नओवर हो रहा है। तो फाइनली पॉपुलर, अगर प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है तो इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि जैसे ही रीस्टॉक होगा सारा माल बिक जाएगा, फिर से रीस्टॉक करना पड़ेगा, फिर बिक जाएगा, फिर से रीस्टॉक करना पड़ेगा, फिर बिक जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो पूरी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे फिनिश्ड गुड की। इसको अगर आपको निकालना है तो पीएनएल स्टेटमेंट में से आप निकाल सकते हो सारा डेटा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर आपको इवेल्युएट करना है तो उसके अंदर आपको कंपनी के एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। उसके
उसके अंदर आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस। ये सारे आप ऐड करोगे तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आएगा। तो अब दो एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं टू मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट है स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड विच इज़ 44 करोड़ एंड पावर एंड फ्यूल कॉस्ट विच इज़ एट 92 करोड़। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के लिए, निकालने के लिए हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड किया, उसको भी ऐड किया, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को ऐड किया और पावर एंड फ्यूल को ऐड किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आई 2450 करोड़ के आसपास। अब न्यूमरेटर हमारा तैयार हो गया, अब डिनोमिनेटर हम कहाँ से लेंगे? एवरेज इन्वेंट्री हमें निकालनी है, तो 2013 और 14 की बैलेंस शीट उठाएंगे और वहाँ से दोनों सालों की एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, तो 313 करोड़ रुपए की एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आ रही है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि हमारा राजा बैटरीज लिमिटेड का जो टर्नओवर है इन्वेंट्री का, वो साल में 8 बारी वो लोग अपनी इन्वेंट्री को रीस्टॉक करते हैं। तो मतलब हर 1.5 महीने के अंदर वो लोग अपना रीस्टॉकिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे से इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं और काफ़ी अच्छी डिमांड है। बट इसका जो ट्रू सेंस आपको मिलेगा वो आपको इसको दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा राजा बैटरीज का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे बैटरी सेक्टर की ही दूसरी कंपनी जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को आप ले सकते हो, उससे कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, हमारा राजा की बैटरी ज़्यादा बिकती है या फिर एक्साइड की बैटरी ज़्यादा बिकती है। इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, इसका मतलब ये है कि कितना टाइम लगता है कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि जो माल है वो कितने दिन में बिक जाता है और माल बिक के कैश में कितने दिनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज को निकालने के लिए सिंपल 365 अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर अभी हमने पिछले स्टेप में निकाला है, तो 365 डिवाइडेड बाय 7.8, 47 डेज। इसका मतलब हमारा राजा बैटरीज रफली 47 डेज लेते हैं अपने इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। अब कंपनी की को एक सिचुएशन लेते हैं यहाँ पर हम और समझेंगे कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। एक कंपनी है अंडर कंसिडरेशन विद हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज इज वेरी लो। ऑन द फेस ऑफ इट इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लुक्स गुड। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिग्निफाई करता है कि कंपनी अपना जो स्टॉक है उसको काफ़ी क्विकली और जल्दी रीस्टॉक कर रही है। अब हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ लो इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज इंडिकेट करता है कि भाई जो कंपनी के गुड्स हैं वो कैश में काफ़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन इट इज़ अ साइन ऑफ ग्रेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि आप रीस्टॉकिंग भी काफ़ी स्पीड से कर रहे हो और उसको, अपने प्रोडक्ट को या अपने गुड को कैश में भी काफ़ी जल्दी कन्वर्ट कर पा रहे हो। हाउएवर, what if the company has a great product, hence they are able to sell the product quickly, but low production capacity अगर होगी तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? जहाँ पर सारी चीज़ें सही है कि भाई रीस्टॉकिंग भी टाइम से हो रही है, माल बिक भी टाइम से जा रहा है, पैसे भी टाइम से आ जा रहे हैं, बट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लो है। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि वाई द कंपनी इज़ नॉट एबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन, कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? क्या उनके पास फंड्स की कमी है? अगर फंड्स की कमी है तो वो बैंक लोन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अगर वो बैंक को अप्रोच किया है तो क्या वो लोन रेज नहीं कर पाए सक्सेसफुली? इफ़ दे आर नॉट एबल टू रेज लोन, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें लोन क्यों नहीं मिल रहा है? व्हाट इफ़ द मैनेजमेंट डज नॉट हैव अ ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड, और इसीलिए बैंक्स हेजिटेट कर रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो हम लोन नहीं देंगे। अगर फंड्स प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों नहीं कंपनी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर पा रही है? क्या रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करना मुश्किल हो पा रहा है? रॉ मटेरियल्स इजीली नहीं मिल रहे हैं क्या? रेगुलेटेड सेक्टर्स में किसी में काम कर रही है, कोल, ऑयल, पावर के अंदर, या फिर डिफ़िकल्टी है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में? क्या ऐसा तो नहीं है कि बिज़नेस स्केलेबल ही नहीं है? तो इस तरीके का
आपको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी जहाँ पर आपको ऐसा सिनेरियो दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कितनी बार गिवन पीरियड में कंपनी ने पैसा रिसीव करा है फ्रॉम इट्स डेटर्स एंड कस्टमर्स। नेचुरली अगर हायर नंबर है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी काफ़ी फ्रीक्वेंटली कैश कलेक्ट करती है। एसेट अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो रेवेन्यू अपॉन में एवरेज रिसीवेबल्स है। तो यहाँ पर एवरेज टर्नओवर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है फॉर हमारा हमारा राजा बैटरीज, वो निकल के आ रहा है 8 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारा राजा बैटरीज अपने कस्टमर से रफली 8.4 टाइम्स अ ईयर एवरी मंथ एंड अ हाफ अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल जो रेशियो है उसको समझते हैं डेज सेल आउटस्टैंडिंग एवरेज कलेक्शन पीरियड डेज सेल इन रिसीवेबल। इसका मतलब ये है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है और कितनी एफिशिएंसी है कंपनी के कलेक्शन डिपार्टमेंट की। तो डेज सेल आउटस्टैंडिंग नंबर निकालने के लिए 365 अपॉन में रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अभी हमने यहाँ पर पिछले स्टेप में निकालना सीखा है। तो 365 अपॉन में 8.24 तो मतलब 45 डेज ऑन एन एवरेज, 45 दिनों में कंपनी इन्वॉइस रेज करती है। और जिस दिन कंपनी इन्वॉइस रेज करती है उसके 45 दिन के अंदर पैसा कलेक्ट कर लेती है। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और डेज सेल आउटस्टैंडिंग से हम कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी को समझ सकते हैं कि भाई कंपनी का लेन देन कैसा है और कितनी जल्दी वो लोग अपना पैसा रिकवर कर ले रहे हैं कस्टमर से। की टेक अवेज देखेंगे इस चैप्टर से। लेवरेज रेशियोज इंक्लूड इंटरेस्ट कवरेज, डेट टू इक्विटी, डेट टू एसेट एंड फाइनेंशियल लेवरेज रेशियोज। लेवरेज रेशियो मेन स्टडी है कंपनी के डेट की विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एबिलिटी टू सर्विस द लॉन्ग टर्म डेट। मतलब कि कितना डेट उन्होंने उठा रखा है और कितनी उनकी कैपेसिटी है कि वो लॉन्ग टर्म डेट को पे ऑफ कर पाए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंस्पेक्ट करता है कंपनी की अर्निंग एबिलिटी को एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फाइनेंस कॉस्ट। डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर करता है अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू द डेट कैपिटल। डेट इक्विटी ऑफ वन इम्प्लाई करता है इक्वल अमाउंट ऑफ डेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.5। बट बैंक्स में अगर आप देखोगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ नॉट अ गुड फैक्टर क्योंकि उनका काम ही कर्जा देने का है। डेट टू एसेट रेशियो हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि जो एसेट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है। मतलब ये है कि भाई कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो कितने फाइनेंस पे हैं और कितने अपनी खुद की कैपिटल से हैं, प्रमोटर की कैपिटल से हैं। फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो जो है वो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कितने एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियोज एक्टिविटी रेशियोज जो हैं वो हमने समझे। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो को समझा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को समझा, एसेट टर्नओवर को, इन्वेंट्री टर्नओवर को, रिसीवेबल टर्नओवर एंड डेज सेल आउटस्टैंडिंग। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो मेजर करता है एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड इन कंपैरिजन टू द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपये की हुई है और 5 रुपये वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो इट इज़ अ हेल्दी, हायर द नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हायर द प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है और एवरी 1 यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है हमें? वो ये बताता है कि कंपनी की एबिलिटी कैसी है टू जनरेट रेवेन्यूज विद गिवन अमाउंट ऑफ एसेट्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है? ये इंडिकेट करता है अबाउट हाउ मेनी टाइम्स कंपनी रीस्टॉक्स इट्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर, कि मतलब कितने बार साल में रीस्टॉकिंग करनी पड़ रही है। इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी कितने दिन ले रही है टू कन्वर्ट इट्स इन्वेंट्री इनटू कैश, कि भाई इन्वेंट्री को कैश में कितने दिन में कन्वर्ट कर दे रही है। तो मतलब कितने दिन में वो सेल कर दे रही है अपना सारा माल। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड
लो इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, कि जिस कंपनी में रीस्टॉकिंग काफ़ी तेज़ हो रही है और इन्वेंट्री टू कैश कन्वर्जन काफ़ी स्पीड से हो रही है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड लो इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, बट इसका रीज़न लो प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होना चाहिए। अगर इस रीज़न से है ये, तो इट इज़ अ नेगेटिव साइन। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि कितने बार गिवन पीरियड में कंपनी रिसीव करती है पैसा फ्रॉम डेटर्स एंड कस्टमर्स। डे सेल आउटस्टैंडिंग रेशियोज इंडिकेट करता है कि एवरेज कैश कलेक्शन पीरियड क्या है और टाइम लैग कितना है बिलिंग के बीच में और पैसा कलेक्शन के बीच में। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। यहाँ पर हम वैल्यूएशन रिलेटेड जो रेशियोज हैं, आज हमने लेवरेज रिलेटेड रेशियोज को समझा कि कंपनी का जो डेट होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है और उससे रिलेटेड कौन कौन से रेशियोज होते हैं। अगले में हम समझेंगे वैल्यूएशन रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।